नमस्कार। कभी सोचा है कि हम घने जंगलों, उनमें रहने वाले अनोखे जानवरों और सदियों से वहीं रह रहे इंसानी समुदायों को एक साथ कैसे बचा सकते हैं? सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर इसका जवाब भारत के जैव मंडल आरक्षित केंद्रों यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स में छिपा है। तो आज हम इन्हीं कमाल की जगहों की एक गहरी पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि ये हमारी कुदरती और सांस्कृतिक विरासत के लिए इतने अहम क्यों हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व आखिर है क्या भला। फिर हम इनके अनोखे डिजाइन को देखेंगे। इसके बाद हम भारत के सभी 18 रिजर्व की एक वर्चुअल सैर करेंगे और आखिर में कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स और भविष्य की योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जैव मंडल का परिचय। आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं और इन्हें बनाया ही क्यों गया? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बायोस्फीयर रिजर्व कोई आम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहां सिर्फ जंगल या जानवरों को नहीं बल्कि वहां की प्रकृति और संस्कृति दोनों को एक साथ सहेजा जाता है। ये असल में प्रकृति और इंसानों के बीच शांति से साथ रहने का एक जीता जागता मॉडल है। यहाँ का मकसद दोहरा है, एक तरफ तो बायोडायवर्सिटी को बचाना और दूसरी तरफ वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की तरक्की में भी मदद करना। इस कमाल के आइडिया की शुरुआत हुई थी 1971 में। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए इंसानी तरक्की भी कर सकते हैं? क्या दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है? बस बायोस्फीयर रिजर्व इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब था। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अनोखे रिजर्व काम कैसे करते हैं। इनका जो डिजाइन है ना, वही इनकी कामयाबी का असली राज है। बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे बड़ी खासियत इसका ये 3 परतों वाला स्ट्रक्चर है। जैसा यहाँ दिख रहा है, सबसे अंदर एकदम दिल में होता है कोर जोन। ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह है बफर जोन, जहाँ रिसर्च या लिमिटेड टूरिज्म जैसी एक्टिविटी हो सकती है। और सबसे बाहरी परत है ट्रांजिशन जोन। यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, खेती बाड़ी जैसे काम करते हैं, ताकि कुदरत और इंसान दोनों साथ साथ फल फूल सकें। ये टेबल तो इस पूरे डिजाइन को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। देखिए, कोर जोन में इंसानी दखलंदाजी ना के बराबर है, एकदम सख्त सुरक्षा। बफर जोन एक कुशन का काम करता है, जहां कुछ चीजों की इजाजत है। और ट्रांजिशन जोन में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना कमाल का डिजाइन? यही वो तरीका है जो इस नाजुक संतुलन को हकीकत बनाता है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो चलिए तैयार हो जाइए, पूरे देश की एक वर्चुअल यात्रा शुरू करते हैं। इस नक्शे को देखिए जरा, भारत की विशालता और इसकी विविधता का क्या कमाल का नजारा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर निकोबार के ट्रॉपिकल आइलैंड्स तक, कच्छ के सूखे रेगिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट के घने बारिश वाले जंगलों तक, ये 18 रिजर्व हमारे देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये सच में भारत की अनमोल प्राकृतिक दौलत के रखवाले हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, लेकिन इनमें से 12 इतने खास और इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें यूनेस्को ने अपने ग्लोबल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया है। आप इसे एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या ग्लोबल स्टैम्प समझ सकते हैं, जो इन जगहों के वर्ल्ड क्लास होने की गवाही देता है। हमारी यात्रा शुरू होती है महान हिमालय की गोद से। यहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ इल्यूसिव स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ बर्फीले पहाड़ों में राज करता है। सिक्किम में कंचनजंगा है, जो खूबसूरत रेड पांडा का घर है, और अरुणाचल में है देहांग दिबांग। ये चारों जगह भारत की ऊंची, ठंडी और अद्भुत बायोडाइवर्सिटी की मिसाल हैं। अब चलते हैं हरे भरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मेघालय की गारो पहाड़ियों में है नोक्रेक, जो रेड पांडा के लिए एक और जरूरी ठिकाना है। और असम का मानस, वाह, ये तो गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग, जो दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है, जैसे बेहद नायाब जीवों के लिए मशहूर है। और असम में ही हमारा अगला पड़ाव है डिब्रू साइखोवा,
ये जंगली भैंसों और सफेद पंखों वाली बत्तख के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक और बड़ी पहचान है, और वो ये कि ये सिर्फ 765 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब रुक करते हैं भारत के दिल यानी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया का। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी है, जहां जायंट फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है। यहीं पर शानदार पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। और गुजरात में है कच्छ का विशाल रण, जो इंडियन वाइल्ड एस यानी जंगली गधे का दुनिया में इकलौता घर है। और यहाँ 2 बड़े रिकॉर्ड भी बनते हैं। कच्छ का रण 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया के साथ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पन्ना को 2020 में यूनेस्को नेटवर्क में जगह मिली, जो इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की सबसे नई एंट्री है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है पेनिनसुलर इंडिया के घाट और हमारे खूबसूरत द्वीप। यहाँ वेस्टर्न घाट की हरियाली में अगस्त्यामलाई और शेषाचलम है। वहीं तटों पर बंगाल का सुंदर वन है, रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ और ओडिशा का सिमिलीपाल। और दूर समंदर में गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार हैं, जहां खारे पानी के विशाल मगरमच्छ रहते हैं। और इसी दक्षिणी इलाके में भारत के संरक्षण के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखा गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है, 1986 में बना भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यहीं से इस शानदार सफर की नींव रखी गई थी। तो इस पूरी यात्रा के बाद अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम जो कुछ सीखा है उसे फटाफट दोहराएंगे और भविष्य की तरफ भी एक नजर डालेंगे। ये स्लाइड एक मास्टर रिवीजन शीट की तरह है। तो चलिए एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं। पहला रिजर्व नीलगिरी 1986, सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे छोटा डिब्रू-सैखोवा, यूनेस्को नेटवर्क में सबसे नया पन्ना 2020। और कुल कितने हैं? भारत में 18 रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये फैक्ट्स याद रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का पर्यावरण मंत्रालय इस नेटवर्क को और भी बड़ा बनाने पर काम कर रहा है। आने वाले वक्त में हमें थार रेगिस्तान, कान्हा नेशनल पार्क और लक्षद्वीप जैसे कई और शानदार इलाके इस लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। ये दिखाता है कि संरक्षण का ये मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। आखिर में एक बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार बता देती है। बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ वन्यजीवों को नहीं बचाते, ये आदिवासी संस्कृति, उनके सदियों पुराने ज्ञान और सतत विकास को भी सहेजते हैं। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच एक आदर्श संतुलन का मॉडल है। मतलब बात सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि इंसानों और उनके ज्ञान की भी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम बायोस्फीयर रिजर्व के इस शानदार मॉडल से कुछ सीखकर अपने शहरों और कस्बों में भी प्रकृति और विकास के बीच ऐसा ही कोई खूबसूरत संतुलन बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को